जय गुरु ऑल ऑफ यू। कल कल दो लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा था, आज उसके आगे का देखेंगे हम यहाँ पर। लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था, मतलब लास्ट में हमने जो है ना जो भी देखा था, तो हमने क्या किया था कि दोष के जो है ना प्रकार देखे थे कि वात और पित्त और कफ के कितने प्रकार होते हैं, उनके कार्य और स्थान के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम उसके आगे का कंसेप्ट देखेंगे। पहले तो है कि नहीं, जो हमने चिकित्सा के बारे में बात की थी कि हाँ, जो आयुर्वेद की चिकित्सा होती है, तो आचार्यों ने क्या किए कि हमारे आसानी के लिए उन्होंने जो है ना, जो आयुर्वेद है, हाँ, उसकी चिकित्सा है, उसको एक 8 हिस्सों में उन्होंने क्या करे, डिवाइड कर दिए। उसके 8 ब्रांचेस बना दिए कि 8 तरीके से आप चिकित्सा कर सकते हो। मान लो अगर से कोई व्यक्ति है जो कि व्याधि को लेकर के आ रहा है, वो जिस प्रकार की व्याधि से ग्रस्त रहेगा, तो उस हिसाब से हम उसको वहाँ पर भेजेंगे ताकि उसका चिकित्सा करना आसान हो, उसका ट्रीटमेंट करना आसान हो। तो उन्होंने क्या किए कि पहले जो है उन्होंने कहा कि देखो, आयुर्वेद की जो चिकित्सा है ना, वो 8 है। तो पहले क्या होना, तद्धता शाले शालिक्यम, काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार भूत्यम अग्र तंत्रम रसायन तंत्रम वाजीकरण तंत्रमिति। ठीक है, इसके अलावा है उन्होंने दूसरे अल्फाज में क्या कहा कि काय बाल ग्रह उदरवान शाले दंसरा जरा वृक्षान अष्टंगवानी तस्य चिकित्सा यीशु समशीरिसा। अब ये जो है आपको अष्टंग के जो बुक है, फर्स्ट पेज पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सर्कल में धन्वंतरी के जो ऊपर ये सर्कल में जो है ना, वहाँ पर ये 8 जो है ना उसके ब्रांचेस के जो है ना नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम उसको ये देखेंगे कि 8 तरीके से जो उन्होंने चिकित्सा हमको बताए कि वो कैसे होती है। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले उन्होंने क्या कहा कि शल्य। ठीक है, शल्य यानी कि शल्य हो गया, तद्धता शल्य शालक्य शालक्य तद्धता शाले शालक्य तद्धता शाले शालक्य काय चिकित्सा काय चिकित्सा। ठीक है, काय चिकित्सा भूत विद्या काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार भूत्यम कौमार भूत्यम ये कौमार भूत्यम अग्रतंत्रम अग्रतंत्रम, उसके बाद रसायन तंत्रम, ठीक है, रसायन तंत्रम, और उसके अलावा लिखे उन्होंने वाजीकरण तंत्रमिति, वाजीकरण। ठीक है, तो ये उन्होंने ये 8 तरीके से जो है कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी पेशेंट जिस व्याधि से पीड़ित रहेगा, तो हम उसको क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट। तो जो भी व्याधि से पीड़ित रहेगा, हम उसको कहेंगे कि जाओ यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट, यहाँ पे आपकी चिकित्सा हो सकती है। ठीक है, तो उन्होंने हमारे आसानी के लिए ये 8 ब्रांचेस को उन्होंने बताया है। ठीक है, तो पहला है शालक्य। शालक्य में क्या आता है, उस जमाने में क्या होता था कि जो है ना, तीर वगैरह लग जाते थे या फिर कांटा चुभ जाता था या कुछ हो जाता था, तो उस जमाने में जो है उन्होंने क्या कहा कि शल्य। शल्य मतलब है सर्जरी का भाग। ठीक है, तो जहाँ पे सर्जरी की जाती है वहां पर उसको हम भेज देंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा है शालक्य। शालक्य मतलब क्या होता है कि ENTS जो है ना, ईयर हो गया, नोज हो गया, है ना, तो ये ईयर हो गया, तो इसके रिलेटेड जो भी ये रहेंगे, तो शल्य एक तंत्र होता था जिसके कारण हम उसके उस जो भी व्याधि लेकर के आए हुआ व्यक्ति है, तो उसके व्याधि को हम वहाँ से दूर कर दे। तो ये शालक्य हो गया। उसके बाद काय चिकित्सा। काय मतलब इसके 2 मतलब निकलते हैं। ठीक है, इसके 2 मतलब निकलते हैं। अगर से काय के जाठा रखने को भी हम उसको काय कहा गया है। ठीक है, और उसके अलावा अग्नि को, जाठा रखने को भी हमने क्या कहा गया है, काय, यानी कि अग्नि भी होता है इसका मतलब, और एक का मतलब उसका शरीर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना शरीर से रिलेटेड है कि काय चिकित्सा, यानी कि शरीर की चिकित्सा। मान लो किसी को ज्वर है, ज्वर का मतलब फीवर वगैरह है, तो जो भी है शरीर के ऊपर जो भी उसको व्याधि रहेगी, तो उसका है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस विभाग के अंदर हम उसकी चिकित्सा करेंगे। ठीक है, ये बताया गया है। फिर उसके अलावा है भूत विद्या। भूत का मतलब क्या होता है, देखो पहले क्या होता था कि ना कि माइक्रोस्कोप था ना कुछ था, तो वहाँ पर वो नेकेड आइट से जो कुछ नहीं देख सकते थे, जैसे कि वायरस हो गया, और क्या है, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, तो ये सारे कैसे थे, मतलब जो नेकेड आइट से नहीं दिखते लेकिन वो अस्तित्व में थे। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या क्या कहा कि भूत विद्या। भूत विद्या यानी कि वो जो कि नेकेड आइट से नहीं देखते, तो उन्होंने उसको भूत कहा। ठीक है, तो सूक्ष्म जिसको हम कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि भूत विद्या वो इस हिसाब से यहाँ पर रख दिए कि अगर से उससे कि कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया होता, या फिर बैक्टीरियल जो भी उसको ये रहा होता, तो उसको इस विभाग में भेजते थे, और जहाँ
यहाँ पर आपकी चिकित्सा मुमकिन है। उसके बाद है कि नहीं कौमार भूत्यम, उसके बाद क्या बताया उन्होंने, कौमार। कौमार कहते हैं बच्चे को, ठीक है, बच्चे को मान लो कोई डिलीवरी का पेशेंट है वगैरह है, तो उसको ही कि नहीं इसका पोषण भी होना चाहिए ना, आहार, उसका रहना कैसा है ना, तो ये सारे जो है कि नहीं चीज़ें जो थे जो बच्चे से रिलेटेड थे यानी कि चिल्ड्रन से, तो उसको ना यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया अग्धतंत्र। अग्धतंत्र का मतलब क्या होता है कि अग्धतंत्र कहते हैं विष को, कि अगर से कि नहीं किसी सांप ने काट दिया या फिर कि नहीं मान लो कि नहीं क्या कहेंगे उसको, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, तो ये जो चीज़ें जिनसे है कि नहीं व्याधि उत्पन्न होती थी उनके काटने से, डसने से, तो वो जितने भी मतलब विष वाले जितने भी होते हैं, ठीक है, तो अग्ध कहते ही विष को है, ठीक है, तो विष से जितने भी लोग कि पीड़ित होते थे, तो उनकी कि पीड़ा दूर करने के लिए ये अग्ध तंत्र में उनको भेजा जाता था कि जाओ वहाँ पर आपको कंप्लीट उसकी चिकित्सा देखने को मिलेगी। तो उसके बाद उन्होंने रसायन, रसायन से मतलब क्या है, देखो बॉडी के अंदर जो है कि नहीं बहुत सारे फ्लूइड है ना, तो उससे अगर से रिलेटेड अगर से कोई भी प्रॉब्लम होता तो हम उन्होंने आचार्य उनको क्या भेजते रसायन तंत्र में, ताकि कि नहीं वहाँ पे रस रक्त उसका जो भी होगा तो वहाँ पर उसको क्या करते थे वो उसका कि नहीं डायग्नोस करते थे यानी उसका ट्रीटमेंट देते थे। उसके अलावा बच गया है कि नहीं वाजीकरण तंत्र में। वाजीकरण का मतलब क्या है, वाजीकरण का मतलब ये होता है, वाजी कहते हैं घोड़े को, ठीक है, तो वाजी हो गया घोड़ा। तो यहाँ पर है कि नहीं इससे मुराद क्या है, तो इससे मुराद है कि नहीं मतलब है कि नहीं गायनक का पार्ट है, ठीक है, गायनक का पार्ट यानी कि यहाँ पर जाकर के नहीं सेक्सुअल जो भी डिसीज है मतलब ये है, हाँ, तो वहाँ पर जाकर के आप उसको क्या कर सकते थे, क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक, तो ये 8 बन गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है इसीलिए उसको क्या कहा गया, अष्ट, ठीक है। और अंग है ना, ये वाला अंग जब इसको आप जोड़ोगे तो बनता है अष्ट अंग, है ना, तो अष्ट अंग ये जब आप उसको प्लस करोगे ना तो अष्टंग होता ना, तो ये इस हिसाब से कि नहीं 8 अंग है ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिए थे। अब है कि नहीं हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं, ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, किसे कहेंगे। पहला तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आयुर्वेद का एम क्या है, प्रयोजन चास्य आयुर्वेदस्य स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम अतुरस्य विकार पर्शनम, कि यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखो और जिसको विकार ग्रस्त हो गया है तो उसकी विकार को दूर करो, यही कहा गया था ना, हमने पढ़े। तो उन्होंने क्या कहा देखो कि हाँ ये तो बात तो सही है कि आप कह रहे हो कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखो, लेकिन कहेंगे किसे, तो आचार्यों ने कहा कि देखो जो स्वस्थ है ना तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्या भीतिये दे। इसका मतलब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखो जिसके दोष सम हो, सम दोषा सम अग्नि, जिसकी अग्नि सम हो, सम दोषा सम अग्नि सम धातु और मल, ये कैसे हो, मल क्रिया, ये मल की जो क्रिया रहेंगी वो भी एक नहीं सम होना चाहिए, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न होना चाहिए क्या, आत्मा और इंद्रिय और ये मन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जिसके अंदर ये सारे चीज़ें सम अवस्था में देखने को मिलेंगे, जिसकी आत्मा प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, उसके इंद्रिय भी कैसे रहेंगे, हाँ, प्राकृत रहेंगे, है ना। तो दोष कैसे होने चाहिए, सम, अग्नि कैसे होनी चाहिए, सम, धातु कैसे होने चाहिए, सम, मल क्या होना चाहिए, सम। हमने देखा ना कि दोष कैसे होते हैं, उसके बाद धातु देख लिया, रहा कंसेप्ट है कि ये कि अग्नि किसे कहते हैं, तो वो हम देखेंगे। उसके अलावा हमने एक आत्मा के बारे में भी देखा थोड़ा, है ना, और मन के बारे में भी जाना, मन, आत्मा, मन और इंद्रिय, इंद्रिय के बारे में हमने जो है पदार्थ विज्ञान का जो लेक्चर लिए थे पीवी का, तो उसके अंदर हमने जाना कि इंद्रिय यानी कि क्या होते हैं, एकादश इंद्रिय, उसी में कि मन को भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो वही है, यहाँ तक हमने देख लिया। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके दोष कैसे होते हैं, फिर सम होते हैं, उसकी अग्नि कैसी होती है, सम होती है, उसके धातु कैसे होते हैं, सम होते हैं, उसका मल कैसा है, मल की क्रिया जो भी रहेंगी वो भी सम होंगे, मल भी प्राकृत अवस्था में रहेंगे, उसके आत्मा और उसके मन और ये इंद्रिय कैसे होंगे, प्रसन्न होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर जो है ना कंसेप्ट था जिसको हमने अभी देखे। उसके अलावा जो है दूसरा जो अपना है शरीर और शारीर, इसमें हमको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। हम जिन लोगों ने अभी तक पीवी का लेक्चर नहीं देखा उनसे मैं ये कहूँगा कि पहले आप है कि नहीं पीवी का वो लेक्चर देखें, ताकि है कि नहीं आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो वहाँ पर हमने डिस्कस किए वो यहाँ करना मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो वहाँ आप वो देखेंगे
और जो लोग आज ये लेक्चर देख रहे हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा कि पहले 2 लेक्चर आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना फिर ये वैसा ही होगा जैसा आपका हाल मतलब कॉलेजेस में होता है। ठीक है, तो आपको समझने के लिए समझना है तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, शरीर। शरीर किसे कहेंगे, ठीक है, शरीर, और दूसरा है एक शारीर। शरीर और शारीर, देखो होता क्या है, इसके बारे में क्या कहा गया, इसके बारे में उन्होंने कहा श्रीयते तत्व शरीरम, श्रीयते तत्व शरीरम, यानी कि जो श्रीयते तत्व शरीरम प्रतिक्षणम श्रीयमानम इति शरीरम, यानी कि जो क्षण और क्षण को, यानी हर पल जिसकी झीज होती है, जो नाश की ओर बढ़ता है, उसको हम क्या कहेंगे, शरीर। हाँ, और सिंपल तरीके से अगर से आपको समझना है, एकदम सिंपल अल्फाज में समझने के लिए, तो इसको हम कहेंगे कि बॉडी। ठीक है, ये क्या होगी, बॉडी, लेकिन कैसी, डेड, डेड बॉडी। ठीक है, ये डेड बॉडी है। लेकिन जब आप इसमें कि नहीं शारीर कहते हो, तो शारीर से मुराद क्या होता है, मतलब शारीर जब कहेंगे तो उससे क्या लेना चाहिए आपको, तो इसके एक तो है कि नहीं, आप उससे एक नहीं शरीर प्लस उसकी एक नहीं क्रिया, और क्रिया जब हो सकती है जब इसके अंदर क्या होना चाहिए, आत्मा। ठीक है, बगैर आत्मा के एक नहीं कोई क्रिया होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, तो ये आत्मा आना ज़रूरी है। तो देखो इसके अंदर एक नहीं, अगर से आपको समझना है कि शरीर और शारीर में डिफरेंट, तो यहाँ देखो इसके अंदर क्या है, ये अ है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये अ होता है ना। ठीक है, और बाकी का क्या है, ये शारीर है, लेकिन ये अ है, अ से क्या हो गया फिर आत्मा। सिंपल अल्फाज में जिसके अंदर आत्मा आ गई तो वो हो गया शारीर, और जिसमें आत्मा नहीं है वो शरीर। यानी कि हम क्या करते हैं, देखो आपने एक लिए डिस्ट्रिक्शन किया होगा तो आपको पता चलेगा कि हम जो भी डिस्ट्रिक्शन करते हैं वो क्या करते हैं, लिविंग पे नहीं बल्कि नॉन लिविंग भी करते हैं ना। डेड बॉडी देती है हमारे सामने, फिर हम उसको क्या करते हैं, एक आधारभूत बनाते हैं, और उससे के लिए जो भी हमको नॉलेज मिलेगा है ना, उसके ऑर्गन्स देख करके उसको पता करके, तो उससे जो भी ज्ञान प्राप्त होगा हम उसका इस्तेमाल क्या करते हैं फिर लिविंग बॉडी के ऊपर, है ना। तो ऐसा ही करते हैं ना। तो यानी हम क्या चाहिए कि ये जो शारीर है, ठीक है, ये शारीर, इसको एक आधारभूत बना करके हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, इससे क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा ना, डिसेक्शन वगैरह करेंगे तो इससे जो भी ज्ञान प्राप्त होगा उसका इस्तेमाल हम किसके ऊपर करते थे, शारीर पे करते हैं, यानी कि लिविंग पे करते हैं। तो यही हो गया ना, तो ये क्या बन गया, एक ज्ञान का एक साधन हो गया ना। तो इसलिए हम क्या करें कि ये शरीर है, इसको एक लिए हमने क्या किए, इस्तेमाल मिला है, उससे के लिए ज्ञान प्राप्त किया, और फिर हमने उसके बाद शरीर पे। तो ये उसका अंदर क्या था, डिफरेंस था। इसके शारीर की डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोले, तत्र नाम चेष्टा अधिष्ठान मुद्दम पंच महाभूत विकार समुदाय संयोग वायु। इसका मतलब क्या होता है कि देखो जो शरीर होता है उसमें के लिए पंच महाभूत है ना, तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान, ये चेतना का क्या होता है, अधिष्ठान होता है। ठीक है, ये शरीर जो है, शरीर जो है ना चेतना का क्या है, अधिष्ठान होता है। जब आप बन जाता है तो शरीर हो जाता है। तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान मुद्दम पंच महाभूत भी देखने को मिलता है। हम कहते हैं ना सर्वद्रव्यम पंचभूतम अस्मिन् अर्थे। तो सृष्टि उत्पत्ति कर्म, अगर से आपने टीवी का लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि जो सृष्टि उत्पत्ति हुई वो सारे के सारा क्या है, पंच महाभूत का ही विकार है। ठीक है, तो उससे ही क्या बना रहा है, और मनुष्य उसमें से क्या है, घटक है। तो वही हिसाब से तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान मुद्दम पंच महाभूत विकार समुदाय संयोग वही। तो ये सब क्या करते हैं, इनकी इंद्रिय वगैरह ये सब क्या करते हैं, आपस में एक संयोग वाही से काम करते हैं। ठीक है, हमने संयोग वाही का मतलब समझे ना, कोऑर्डिनेट करते हुए चलना। यानी कि देखो अगर से एक वात है, ठीक है, इसके विपरीत क्या है, कफ है ना। वात के वात के अगर से गुण देखे आप, इसके जो गुण देखे तो ये अगेंस्ट में रहेंगे किसके, कफ के, लेकिन ये कफ के जो गुण देंगे दोनों क्या है, अपोजिट है, लेकिन फिर भी क्या करें, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए चल रहे हैं, यानी कि संयोग वाही में काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का उन्होंने एक बताया था। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी कि शरीर और शारीर में क्या अंतर है। ठीक है, अभी हमने ये देख लिया, अब उसके आगे हम जो कंसेप्ट देखेंगे वो रहेगा हमारा आहार। ठीक है, आहार यानी कि आहार क्या होता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल अल्फाज में ऐसा समझो कि जो गले के नीचे उतरता है वही क्या होता है, आहार होता है। ठीक है, जो गले के नीचे उतरता है उसी को क्या कहा गया है, आहार। ठीक है, ये हो गया आहार में आहार उसी को कहेंगे जो गले के नीचे उतरता है। ठीक है, तो इसमें कि हम क्या करते हैं, देखो हमको क्या करना है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको एक स्वस्थ रखना है ना, और जो विकारग्रस्त है उसके विकार को दूर करना है। अब हम स्वस्थ व्यक्ति की डेफिनेशन में देखेंगे, संतोष समाधि संधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय होना स्वस्थ इत्यादि। उसमें हमने कहा कि दोष उसके कैसे होना चाहिए, सम होना चाहिए दोष, है ना।
उसकी अग्नि, उसके दोष अग्नि हो गया, उसके बाद धातु हो गए और उसके मल हो गए, ठीक है, दोष धातु मल, और उसके अग्नि इंद्रिय हो गए, इंद्रिय हो गए, और क्या था उसका आत्मा होगी, आत्मा, और उसके बाद एक मन था, ठीक है। इन सब का क्या होना चाहिए बोले उन्होंने, ये तो ही कि नहीं कैसे होना चाहिए, सम अवस्था में होना चाहिए, और इनका क्या होना चाहिए, ये तीनों का क्या प्रसन्न होना चाहिए, ठीक है। इस बारे में हमने एक लिए बात किए थे, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हमको देखना है कि आहार, तो क्योंकि हमारे जितने भी जो चिकित्सा है, चिकित्सा का भी डिपेंड करती है गुणों के ऊपर, है ना। तो गुण किस में रहेंगे, द्रव्य में, और द्रव्य क्या होते हैं, अब वही जो हम सेवन करेंगे, है ना, हमारे लिए अभी आयुर्वेद के हिसाब से जो द्रव्य रहेंगे, द्रव्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको क्या देखना है अभी फिलहाल में कि जो हम द्रव्य इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके आश्रित में ही क्या होंगे, गुण होंगे, है ना, गुण होंगे। हमको एक गुणों के ऊपर फोकस करना है, लेकिन उसके लिए हमको इतनी द्रव्य की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हम ऐसे द्रव्य का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि खाएंगे, जिसकी वजह से कि हमारी स्वस्थ क्या होनी चाहिए, जो स्वस्थ है इसकी व्यक्ति की जो है ना स्वस्थ, वो के लिए कैसी होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए ना, मतलब कि उसको कोई व्याधि नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे गुणों का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसे द्रव्य का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे स्वास्थ्य को क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर कि कैसे कौन से में आहार को हम सेवन करना चाहिए ताकि हमारे दोष क्या हो, सम अवस्था में हो। तो वो क्राइटेरिया जो कि स्वस्थ व्यक्ति का हमने देखे थे वो फुलफिल हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि देखो आयुर्वेद में जो है ना 6 रस का है कि ये कहा गया, उल्लेख आया है 6 रस, उसको कहते हैं षड रस, ठीक है। ये उसको क्या कहते हैं, षड रस, 6 रस होते हैं। षड का मतलब क्या होता है 6, और रस यानी कि ये, तो इसमें कौन कौन से रस है, तो उन्होंने कहा है कि देखो पहला तो एक मधुर हो गया, मधुर अम्ल, उसके बाद एक लवण, मधुर अम्ल लवण, उसके बाद हमने कटु तिक्त, और उसके बाद हो गया कषाय, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो ये 6 रस की उन्होंने बात करी, उसको बोले षड रस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये पहले के जो 3 हैं, कौन से, ये वाले, ठीक है, पहले वाले जो 3 हैं मधुर अम्ल लवण, ये क्या करते हैं, वात का शमन करते हैं, ठीक है, वात का शमन करते हैं। बाकी के ये जो 3 रहेंगे ये क्या करेंगे, कफ का शमन करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मधुर, और ये वाला है कि पित्त, और ये वाला कषाय, मधुर पित्त कषाय, ये क्या करेंगे, पित्त का शमन करेंगे, ठीक है, ये पित्त का शमन कर रहे हैं। मधुर अम्ल लवण वात का शमन करेंगे, कटु तिक्त कषाय कफ का शमन करेंगे, और मधुर तिक्त कषाय पित्त का शमन करेंगे। अब उसी के विपरीत देखो कैसे है कि यानी कि इनके गुण जो है, यानी कि मधुर अम्ल लवण इनके गुण जो है वात के गुण के लिए शमन करें, इसका मतलब क्या है कि वात बढ़े हुआ था, ठीक है, वात क्या हो गया था, बढ़े हुआ था, तब इसके लिए जो गुण थे वो बढ़ गए होंगे ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे इतनी द्रव्य का सेवन करें, यानी कि मधुर अम्ल लवण इनमें से कोई भी इतनी रस युक्त द्रव्य आपने खाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर ये जो गुण है उसके विपरीत गुण रहेंगे, तभी तो है कि उसका क्या हो रहा है, शमन हो रहा। अब ऐसे कि ये विपरीत ना रहते तो क्या हो जाता था, ये बात और भी बढ़ता था। लेकिन समान से समान की वृद्धि होती है और इतनी विपरीत से उसका प्रयास होता है, ये हमने पढ़े ना पिछले 2 लेक्चर में, इसीलिए कह रहा हूँ कि पिछले के 2 लेक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ के कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई पूरे के पूरे होंगे, ठीक है। तो इसके गुण क्या रहेंगे, उसके विपरीत रहेंगे, जिसकी वजह से फिर इसका क्या हो गया, शमन हो गया। तो इसमें से आप कोई भी द्रव्य युक्त खाओ, रहते तो द्रव्य में ये 6 भी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जिसके अंदर एक प्रधानता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ऐसे द्रव्य खाओ। पहला कि मधुर हो गया, अम्ल हो गया, लवण हो गया, तो इसके वास्ते मधुर अम्ल लवण ये बात का शमन करेंगे। वैसे ही कफ के लिए देखेंगे, कफ बढ़े हुआ है तो इसका शमन करने के वास्ते मतलब इसके गुण क्या होने वाले हैं, बढ़े हुए हैं। इसके लिए विपरीत हम कौन से खाएंगे, जो द्रव्य खाएंगे उसमें कटुतिक्त कषाय वाली द्रव्य अगर से रस युक्त द्रव्य है तो उसके गुण क्या रहेंगे, फिर इसके विपरीत रहेंगे, जिसकी वजह से इसका समान से समान की वृद्धि और उसके विपरीत से उसका र्यास होता है। तो यहाँ पे र्यास हो रहा होगी, कफ की क्या होगी, शमन हो रहा है। वैसा ही पित्त के बारे में देखेंगे, पित्त के अंदर क्या मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके मतलब क्या हो गया कि इसके गुण क्या हो गए, बढ़ गए। हम इसके लिए विपरीत खा रहे हैं, यानी मधुर अम्ल मधुर तिक्त कषाय, तो इसके गुण क्या करेंगे, उसको शमन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखो अगर से हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी कहा वात और कफ दोनों के लिए गुण कैसे है, एक दूसरे के अपोजिट है। माने अगर से किसी ने वात ऑलरेडी मतलब अगर से इसके बजाय ये मधुर अम्ल लवण ये खाने के बजाय इसने ये नहीं खाया, वात
जिससे शमन होता वो नहीं खाया और उसने क्या किया, कटु तिक्त कषाय खाया, तो क्या होगा, वात का क्या होगा, वात प्रकोप होगा, ठीक है, वात बढ़ेगा। वैसा ही है कि नहीं, अगर से किसी ने भी कफ का जिससे शमन होता वो नहीं खाया और बल्कि है कि ये द्रव्य नहीं खा के उन्होंने मधुर अम्ल लवण खाया, तो उसका कफ क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि समान से समान की वृद्धि होती है, ठीक है। उसी के तहत देखो, उसके अलावा जो है मधुर पित्त कषाय, ये पित्त का शमन कर रहे थे, लेकिन उसने ये ना खाते हुए कौन से खाया, तो उसने अम्ल, लवण और कटु, ये 3 द्रव्य खाया। इसकी वजह से पित्त का क्या होगा फिर, हाँ, प्रकोप हो गया, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये वाला एक कंसेप्ट था। तो यहाँ पर ये इसके हिसाब से हम देखेंगे कि जो दोष है वो ये 6 रस के हिसाब से किस तरह से कि प्रभाव डालते हैं शरीर के ऊपर, कि मतलब कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम इसको इससे पहले हमको यहाँ पर संचय, प्रकोप, संचय, प्रकोप और एक शमन, ये समझना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हम लिखेंगे वात, और ये वाला रहेगा पित्त, और ये वाला रहेगा कफ, ठीक है। तो हमको अभी क्या समझना है, संचय, प्रकोप, शमन, ठीक है। तो संचय किसको कहते हैं और प्रकोप किसे कहते हैं और फिर शमन किसे कहते हैं, ये बात आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझे। देखो, संचय का मतलब होता है कि जमा होना, ठीक है, जमा होना, कोई किसी जगह पे भी कोई जमा हो रहा है। मान लो अगर से मेरे ऊपर कोई अटैक करने वाला है, तो पहले क्या करेगा, अपने दोस्तों को कॉल करेगा, फिर वो क्या, उसके दोस्त क्या होंगे, एक जगह आएंगे, है ना, एक जगह आएंगे, फिर वो वहाँ से आने के बाद वो क्या करेगा, वहाँ से मेरे ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। वहाँ से यहाँ आकर के वो अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो पहले तो है कि वो जमा हो रहे, यानी कि उनकी वृद्धि हो रही, ठीक है, पहले जमा हो रही, फिर उसके बाद क्या होगा कि उन्होंने वहाँ से इतनी अपना स्थान छोड़ा और मेरे स्थान पे, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर वो लोग आ गए। तो उसका मतलब क्या होगा, प्रकोप ऐसी अवस्था है जहाँ पर ये अपना इतनी स्थान छोड़ के जो वृद्धि हुई है, वृद्धि हो गए जो भी दोष रहेंगे वो क्या करेंगे, वहाँ से कहाँ पर आएंगे, दूसरे स्थान पे जाएंगे, मतलब अपना स्थान जो है ना वो छोड़ देंगे। जैसा कि अब शरीर के हिसाब से बात करूँ मैं, तो वो ये हो गया बीच का कोष्ठ, ये अपने अपर लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज होते हैं। तो ये क्या करेंगे, शाखाओं में जाएंगे, ठीक है। कोष्ठ में है, कोष्ठ में अगर से रहेंगे, ठीक है, कोष्ठ में हो तो कहाँ जाएंगे, शाखा में जाएंगे, और अगर से शाखा में है तो कहाँ आएंगे, कोष्ठ में, यानी कि अपना क्या करें, स्थान हम चेंज करें। तो ये प्रकोप का मतलब क्या होगा कि जो वृद्धि हो गए हुए हैं दोष है वो अपने स्थान को क्या करें, छोड़ रहे हैं, यानी कि जैसा कि वो जो बॉयज वहाँ पर थे वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर एक ऐसा हो सकता है ना कि मेरे पास ही उनसे भी बड़ा कोई, मतलब मान लो मेरे टीचर वगैरह रुके हुए हैं या कोई है, तो उन्होंने उनको देख लिया, ठीक है, तो वो लोग है कि ये लोग आए नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये इनका मतलब क्या होगा कि जितना आदमी स्ट्रेस में आए थे, ठीक है, इनके पास स्ट्रेस था और गुस्से में थे ना ये लोग क्या हो गए, एकदम से शांत हो गए। तो ये शांत जो हो रहे, ये इसको क्या कहेंगे हम, शमन। तो समझ में आया ना, संचय यानी कि एक जगह जमा होना, तो उसके बाद एक प्रकोप मतलब वो जो जमा हुए हुआ है दोष है वो क्या हो रही है, अपना स्थान छोड़ के दूसरे, जैसा कि कोष्ठ से वो शाखा में जा रही है, शाखा से कोष्ठ में जा रही है, ठीक है, इस तरह का ये कहा गया। फिर उसके बाद शमन, शमन यानी कि क्या हो गए, जो भी बड़े हुए दोष थे वो क्या हो गया, अपने मतलब कि विकृत अवस्था से, विकृत जो अवस्था थी वहाँ से कहाँ चले गए, ये फिर प्राकृत अवस्था की ओर, ठीक है, विकृत अवस्था से कहाँ गए, प्राकृत, उसको कहेंगे हम शमन, ठीक है, ये हो गया शमन। तो ये बात थी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो संचय प्रकोप शमन है इसका, और एक जो आप कह रहे हैं आहार का, क्या था, आहार के हिसाब से तो हमने 6 रस की बात कर लिए थे। अब एक और क्या कंसेप्ट बनता है कि आपको ऋतु, ऋतु किसे कहेंगे, ठीक है, ऋतु, ऋतु का मतलब होता है, देखो अपने मॉडल के हिसाब से जो है 1 ईयर में जो है कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं ना, 12 मंथ होते हैं। वैसे ही ऋतु यहाँ पर 1 ईयर का कितना हो जाता है कि एक ऋतु, एक ऋतु यानी कि 2 मंथ, ठीक है, 2 महीने का जो है ना एक ऋतु हो रहा है, इस हिसाब से 12 महीने के कितने हो जाएंगे, 6 ऋतु, ठीक है, 6 ऋतु। तो वो कौन कौन से है वो देखना पड़ेगा, क्यों, तो हमने क्यों ये किया कि हमने कहा कि देखो आहार विहार, यानी कि आहार कैसे रहेंगे, वो है कि मतलब हमारे जो है कि ऋतु के हिसाब से जो है ना हमारा आहार विहार जो है ना चेंज होना चाहिए,
ठीक है, उसका आहार विहार कैसा होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, ताकि कि जो दोष है उनका जो है कि इसमें ये कहा गया कि कैसे मतलब विकृत होते हैं, मतलब संचय कब होता है, प्रकोप कब होता है, शमन कब होता है, वो समझना हमको जरूरी है। तो इसलिए लेकिन हमारे ऋतु को भी समझना जरूरी है। इसलिए लेकिन देखो पहला कौन सा हो गया, शिशिर, पहला आ गया शिशिर, दूसरा आ गया वसंत, शिशिर वसंत, और एक ग्रीष्म, शिशिर वसंत ग्रीष्म। उसके बाद बनता है कि वर्षा, शरद, और ये वाला है कि हेमंत। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6, तो ये 6 क्या हो गए यहाँ पर, ये ऋतु हो गए। ठीक है, ये ऋतु हो गए, ये ऋतु हो गए। ठीक है, ये ऋतु के बारे में हम देखें। तो अब इस हिसाब से एक ऋतु के हिसाब से हमारा आहार विहार जो भी है वो कैसा होना चाहिए, हम उसको एक देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें एक पहले लिखो यहाँ पे एक संचय, उसके बाद एक यहाँ संचय हो रहा है, फिर उसके बाद एक प्रकोप, और उसके बाद लिखेंगे ये शमन, और यहाँ पे लिखेंगे हम, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे वात, और यहाँ पे लिखेंगे पित्त, और यहाँ पे लिखेंगे कफ। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया है, आचार्यों ने कहा कि देखो ये जब कफ है ना, तो हमने इतनी जो सीक्वेंस याद किया, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, हमारे आसानी के लिए हमने क्या किया, संचय प्रकोप शमन, और ये वात पित्त कफ, ऐसे कि हमने क्या किया, ये रो बनाए। ठीक है, ऐसे रो बना दिए ताकि कि हमको समझने में आसानी हो। तो ये वाला कि इस तरह का रहेगा, ऐसा समझ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किए, संचय प्रकोप शमन वात पित्त कफ, इधर दोषों को रखे और इधर क्या रखे हमने, ये संचय प्रकोप शमन कैसा होता है। तो यहाँ देखो शिशिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, शिशिर, उसके बाद क्या आता है, शिशिर वसंत, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रीष्म, शिशिर वसंत ग्रीष्म। यहाँ पे लिखेंगे हम वर्षा, और यहाँ पे लिखेंगे शरद, और यहाँ पर लिखेंगे हम हेमंत। ठीक है, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, और यहाँ से लिखेंगे हम इसको ग्रीष्म। ठीक है, उसके बाद क्या बनता, वर्षा, और उसके बाद क्या बनता, शरद। तो उन्होंने क्या कहा, देखो उन्होंने कहा कि संचय कब हो रहा है, कफ का संचय कब होता है, शिशिर में कफ का क्या होता है, संचय होता है, जबकि उसका प्रकोप कहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्रकोप कहाँ पर देखने को मिल रहा है उसका, हाँ शिशिर में कफ का क्या संचय, और उसके बाद प्रकोप जो है ये एक लाइन में आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ आना चाहिए, जो हो गया संचय, और ये वाला है कि संचय प्रकोप, और ये वाला शमन। ठीक है, अब सही है, संचय प्रकोप शमन, ये संचय प्रकोप और शमन। तो उन्होंने क्या किया, शिशिर में जो है ना कफ का क्या होता है, संचय होता है, जबकि वसंत में उसका क्या होता है, प्रकोप होता है, और जबकि शमन कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। ठीक है, तो शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, और ये ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, और ये शरद ऋतु। ठीक है, तो इस तरह के। तो उन्होंने कहा कि शिशिर में कफ का क्या होता है, संचय होता है, प्रकोप उसका है कि वसंत में होता है, और उसके बाद जो है शमन उसका ग्रीष्म में होता है। वैसा ही देखो पित्त का जो उन्होंने कहा कि वर्षा में जो है ना पित्त संचय होना शुरू हो जाता है, यानी कि जमा होना, यानी कि वृद्धि होना शुरू होती है उसमें, लेकिन उसका प्रकोप यानी कि उन्हें स्थान कब छोड़ेगा, वो एक शरद में छोड़ेगा। फिर उसके बाद शमन यानी कि वो साइलेंट कब होगा, मतलब ये समावस्था में कैसा आएगा, तो हेमंत में आएगा। ठीक है, उसके बाद वात की बात करें तो वात में ही उन्होंने कहा कि उसका जो वात जो है संचय कब हो रहा है, ग्रीष्म में, और प्रकोप कब हो रहा है, वर्षा में, और शरद में। ये तो अब इस हिसाब से हमको पता चलेगा कि जो शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत है। ठीक है, इस हिसाब से जो है कि हमको ये पता चला गया कि मतलब दोष कब बढ़ रहे हैं, कब कम हो रहे हैं, कब शमन हो रहा है ना, तो हमको ये समझ में आ गया। अब उस हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, आहार का सेवन करना पड़ेगा, आहार का सेवन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से अभी हमने ऋतु और दोष के साथ जो है संबंध देख लिया। अब देखेंगे रस के साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है, वो भी देख लिया हमने, दोष और रस के साथ अभी संबंध देखे ना, शैल रस जिसको हमने कहा था। ठीक है, ये शैल रस, उसके साथ हमने दोषों का देख लिया कि कौन से, पहले 3 वाले के लिए वात का शमन कर रहे थे, और बाकी के 3 जो है वो कफ का शमन कर रहे थे, है ना। और उसके अलावा जो है कि जहाँ पर हमने ये कहा था कि मधुर तिक्त और कषाय, ये जो है कि पित्त का क्या कर रहे थे, शमन कर रहे थे, है ना।
तो इस तरह की हमने बात की, तो ये भी हमने क्या करें देखिए। आप देखेंगे त्रिगुण और ये दोष के साथ संबंध क्या रहेगा, ठीक है, त्रिगुण और दोष के साथ संबंध, ताकि हम आसान हो, ठीक है। एक इतना सिंपल है, याद रखो, वात पित्त और ये कफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है आर एस टी, यानी कि इसके रज तम, सॉरी रज सत्व और ये तम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है वात पित्त कफ, यानी कि इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, ठीक है। इसके बाद का जो भी कंसेप्ट रहेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में।